हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो बोला जाता है पहला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं वर्णन, सभी इकाइयों का समग्रता के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय क्या है, कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार आदि। सर दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती या उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे ब्रेड के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला गेहूं मध्यवर्ती वस्तु होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझिएगा, औसत उत्पाद क्या है। तो परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई का जो उत्पाद को क्या कहते हैं, औसत उत्पाद कहते हैं। तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी बटा एल। बाजार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार से आप क्या समझते हैं। तो बाजार से अभिप्राय सामान्यतः वैसे किसी भी स्थान से है जहां वस्तुओं या सेवाओं को बेचने एवं खरीदने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में समान रूप से स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। कि एक वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में क्या किया जाता है, समान रूप से स्वीकार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व प्राप्ति से हम यहाँ जो समझते हैं, राजस्व प्राप्ति वह प्राप्तियाँ हैं जिनसे ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्तियों से में कमी आती है, जैसे कर, शुल्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है। तो आयत प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें किसी वस्तु के आयत करने के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा ही उसकी पूर्ति की जाए, जिससे उद्योगों का प्रोत्साहन मिल सके। तो ये आपकी 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो थे वो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद। तो इसी में हम क्या करते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है एवं कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है, अर्थात कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध है। तो D इक्वल टू जो होता है 1/P का संबंध होता है। D इक्वल टू जो होता है F जो होता है 1/P का फंक्शन होता है। मतलब अगर डिमांड बढ़ा तो सर वो आपकी जो है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है। अगर कीमत में वृद्धि हुई तो मांग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो D इक्वल टू F फलन 1/P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, जहां D वस्तु की मांग है, F फलन है और P वस्तु की कीमत। मांग के नियम की मान्यता है। मांग के नियम की मान्यता है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि स्थिर हो, सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सर अब अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दर्शाया जा सकता है। समय अवधि, अल्पकालीन उत्पादन फलन समय की एक छोटी अवधि से संबंधित है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन समय की एक लंबी अवधि से संबंधित होती है। दूसरा, परिवर्तनशील साधनों की संख्या, अल्पकालीन उत्पादन फलन में केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा अन्य स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं
उत्पादन का पैमाना अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के पैमाने में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के पैमाने में क्या होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आपका बोला गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 3 विशेषताओं को बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 3 विशेषताएं: क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता खरीदने वाला और बेचने वाले की संख्या अत्यधिक होती है, जिस कारण कोई भी क्रेता या विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा, वस्तुओं की समरूप इकाइयाँ विक्रेताओं द्वारा जो बेचने वाला है के द्वारा बाजार में बेचे जाने वाली सभी वस्तुएं एक समान होती है। फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा पुरानी फर्म उद्योग से बाहर निकल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या अंतर है। तो एक तरफ लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसमें सर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिस देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य होता है। दूसरा, जीडीपी इक्वल टू इसमें जो होता है जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसमें जो जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। या संकीर्ण अवधारणा है या विस्तृत आपकी अवधारणा है, ये आपके अंदर देश के अंदर है, ये बाहर विदेश की तरफ है। समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सुनिएगा कि मुद्रा विनिमय का माध्यम स्पष्ट कीजिए। तो मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु का दूसरी वस्तु में सरलतापूर्वक विनिमय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरी सहयोग का अभाव पाया जाता है। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। आज किसी भी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है तथा आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीद सकती है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। पहले के लोग समझ आ गए ना कि मुद्रा से अगर हम जो चाहे वो खरीद सकते हो, जो चाहे वो मुद्रा के द्वारा हम बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जाता है कि प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं। तो प्रभावपूर्ण मांग केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के द्वारा उस बिंदु पर होता है जहां असंतुलन में होते हैं, या संतुलन अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है, या केवल समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के बीच संतुलन को बताता है, ना कि पूर्ण रोजगार संतुलन को। तो यहाँ पे क्या है, आय, उत्पादन, रोजगार है एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में आपको समग्र मांग की पूर्ति है। तो ये एएस है, ये एडी है, एक जगह पे प्रभावपूर्ण मांग आपकी क्या है, ई पॉइंट पे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। तो सरकारी बजट के उद्देश्य साधनों का पुनः आवंटन, साधन को पुनः बाटा आवंटन होना चाहिए। जब बाजार अर्थव्यवस्था देश के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाती है, तब सरकार बजट के माध्यम से साधनों का पुनः आवंटन इस प्रकार करती है कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। दूसरा, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, आय और संपत्ति का पुनः वितरण हो। प्रत्येक सरकार समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण की विषमता को कम करने के उद्देश्य से बजट के द्वारा आय, बजट पास होता है ना, बजट के द्वारा आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय करने के लिए बजट में प्रावधान लाती है। आर्थिक अस्तित्व, आर्थिक उथल पुथल से आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार बजट के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व लाने का प्रयास करती है और रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करती है। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन, सरकार सार्वजनिक हित एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए
कई उद्योगों की स्थापना की है तथा उनका प्रबंधन एवं नियंत्रण भी करती है। इन सबों के सफल संचालन एवं प्रबंधन के लिए बजट में प्रावधान किए जाते हैं। तो ये आपके जो थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखे जा सकते हैं सर। धन्यवाद।